हिंद दोस्तों, आप सभी का एम के साहू क्लासेस में स्वागत है। आज हम इंडियन पॉलिटी में देखेंगे टॉपिक जो है राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से रिलेटेड वन लाइनर जो भी अब तक के क्वेश्चन पूछे गए हैं उन क्वेश्चनों को एज ए वन लाइनर बेस हम लोग देखेंगे। और इसमें ये लेक्चर नंबर 7 है जो कि अपकमिंग एग्जामों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति यहाँ से क्वेश्चन आपके हर एग्जाम में देखने को मिलते हैं। और इससे पहले जो है 6 लेक्चर इसके आए हैं संविधान से, इंडियन पॉलिटी से, तो इसकी भी प्लेलिस्ट बनी हुई है। और जो लोग पिछले वीडियो ना देखे हों तो प्लेलिस्ट के माध्यम से देख सकते हैं। दोस्तों, देर न करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। यदि चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। पहला पॉइंट कथन कारण पर आधारित है। पहला क्वेश्चन, कथन ये कह रहा है कि संघीय कार्यपालिका का मुखिया भारत का राष्ट्रपति होता है। एकदम राइट है, सही है। संघ की कार्यपालिका का जो मुखिया होता है वो भारत का राष्ट्रपति होता है। कारण आर कह रहा है कि राष्ट्रपति की शक्तियों की कोई सीमा नहीं है। गलत। राष्ट्रपति की शक्तियों की संविधान में एक सीमा है और इसमें कह रहा है कि कोई सीमा नहीं है, तो ये गलत है, अर्थात आर गलत है। तो ए सही है किंतु आर गलत है, यानी राइट ऑप्शन इसका जो है आंसर जो करेक्ट है वो ए सही है और आर गलत है। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, ये दोस्तों एज ए वन लाइनर बेस है, जो भी एमसीक्यू क्वेश्चन थे उन्हीं का जो है एक लाइनर में बनाया गया है ताकि कम समय में ज्यादा कुछ जो है प्राप्त किया जा सके। अगला पॉइंट कह रहा है कि भारत में राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है वो कैसे होता है। तो भारत में राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है वो अप्रत्यक्ष मतदान के द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कथन और कारण पर आधारित है। कथन ये कह रहा है कि भारत का राष्ट्रपति अप्रत्यक्ष निर्वाचन से चुना जाता है। एकदम राइट है। कारण आर कह रहा है कि एक निर्वाचन मंडल की जो व्यवस्था है जो संसद के दोनों सदनों और राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों को मिलाकर के बनती है। तो ये भी सही है। संसद के दोनों सदन, लोकसभा और राज्यसभा, और राज्य की जितनी विधानसभाओं के जो निर्वाचित सदस्य होते हैं ये लोग जो है चुनते हैं राष्ट्रपति को। तो ये आर दोनों सही है और आर एक ही सही स्पष्टीकरण भी कर रहा है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर जो अगला कह रहा है कि भारत में राष्ट्रपति का जो चुनाव है वो किया जाता है। तो भारत में राष्ट्रपति का जो चुनाव है वो एकल हस्तांतरणीय मत प्रणाली के द्वारा जो है चुनाव किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल के जो सदस्य होते हैं वो कौन कौन होते हैं। तो राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल के जो सदस्य होते हैं वो संसद के दोनों सदनों के जो निर्वाचित सदस्य, अर्थात लोकसभा के निर्वाचित सदस्य और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, साथ ही साथ सभी राज्यों की जो विधानसभाओं के जो निर्वाचित सदस्य हैं वो, और दिल्ली पुडुचेरी विधानसभा कह लीजिए, और साथ ही साथ जैसे जितने भी और केंद्र शासित प्रदेश में जहाँ पे विधानसभाएं हैं तो वहाँ के विधानसभाओं के जो निर्वाचित सदस्य होते हैं ये लोग मिल करके राष्ट्रपति के निर्वाचन में अपना मतदान करते हैं। और अगला पॉइंट कह रहा है कि राष्ट्रपति के चुनाव प्रकरण के लिए सही नहीं है। क्या सही नहीं है? तो निर्वाचन मंडल के अपूर्ण होने के आधार पर राष्ट्रपति का जो चुनाव है वो स्थगित किया जा सकता है। ये सही नहीं है, यानी स्थगन नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि भारत के राष्ट्रपति के उम्मीदवार के प्रस्ताव का अनुसमर्थन किया जाना चाहिए। कम से कम 50 निर्वाचकों के द्वारा राष्ट्रपति के उम्मीदवारों के प्रस्ताव का अनुसमर्थन किया जाना चाहिए, कम से कम 50 निर्वाचकों के द्वारा। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्य का जो मुख्यमंत्री होता है वह मतदान करने के लिए पात्र नहीं होता है यदि वो राज्य विधानमंडल में उच्च सदन का सदस्य है तो राज्य का मुख्यमंत्री मतदान के लिए पात्र नहीं होगा। राज्य विधानमंडल में उच्च सदन, ध्यान रखिएगा, अगर निम्न सदन का है तो निर्वाचन कर सकता है। अगला पॉइंट कह रहा है कि भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में राज्य की विधानसभा के प्रत्येक निर्वाचन सदस्यों के वोटों की संख्या उस राज्य की जनसंख्या को विधानसभा के कुल निर्वाचित सदस्य संख्या द्वारा विभाजित कर प्राप्त भागफल की 1000 के गुणकों के बराबर होती है। वर्तमान स्थिति में जनसंख्या से तात्पर्य है यथा अनिश्चित जनसंख्या से, अर्थात ये है 1971 की जनगणना के आधार पर अभी तक आधारित है। फिलहाल ये 2000 संविधान में बताया गया, 2026 में ये बदल जाएगा।
अभी 1971 के अनुसार चल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए जो आवश्यक है वो क्या है। तो राष्ट्रपति के उम्मीदवार यानी राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए कम से कम 35 वर्ष की आयु पूरी होनी चाहिए, सांसद चुने जाने की योग्यता रखता हो तथा देश का नागरिक हो। ये 3 जो योग्यताएं हैं बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, तभी राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए आप चुनाव लड़ सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि एक सांसद अथवा विधानसभा का सदस्य राष्ट्रपति निर्वाचित हो सकता है परंतु निर्वाचित होने के तुरंत उपरांत अपनी सदस्यता छोड़नी होगी। निर्वाचित तो हो सकता है लेकिन जैसे ही निर्वाचित हो जाता है उसे जो है अपनी सदस्यता छोड़नी होगी। और नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यता निर्धारित करता है। तो राष्ट्रपति पद के लिए जो पुनः निर्वाचन की योग्यता निर्धारित करता है यह निर्धारित करता है अनुच्छेद 57। अनुच्छेद 57 राष्ट्रपति पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यता निर्धारित करता है। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि अगर भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद है तो उस विवाद को सौंपा जा सकता है। यानी अगर भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद आ जाता है तो उस विवाद को भारत के सर्वोच्च न्यायालय को सौंपा जा सकता है। तो ध्यान रखिएगा, ये सारे पॉइंट दोस्तों पूछे गए क्वेश्चन हैं। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि राष्ट्रपति 5 वर्ष तक अपने पद पर रह सकता है। तो राष्ट्रपति 5 वर्ष तक अपने पद पर रहता है अपने पद ग्रहण करने के दिन से 5 वर्ष तक, भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि भारत का राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र सौंपता है। तो जो भारत का राष्ट्रपति होता है वह अपना त्याग पत्र भारत के उपराष्ट्रपति को सौंपता है, ध्यान रखिएगा, उपराष्ट्रपति को। और अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। तो भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है केवल और केवल संसद के द्वारा, और संसद ही भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटा सकती है। अगला पॉइंट कह रहा है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है। तो राष्ट्रपति पर जो महाभियोग चलाया जाता है वो अनुच्छेद 61 के द्वारा राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग का जो आरोप है वो लगाया जा सकता है। तो राष्ट्रपति पर महाभियोग का जो आरोप है वो संसद के किसी भी सदन के द्वारा लगाया जा सकता है, यानी लोकसभा या राज्यसभा। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए आवश्यक क्या है। तो भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए जो आवश्यक है कम से कम 14 दिन की पूर्व सूचना दे करके ही महाभियोग राष्ट्रपति पर लगाया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचक गण का तो भाग है परंतु उसके महाभियोग अधिकरण का भाग नहीं है। क्या नहीं है? राज्यों की विधान सभाएं। और नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग की जो प्रक्रिया है वो अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया है? अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। सारे पॉइंट दोस्तों पूछे गए हैं और ये बहुविकल्पी क्वेश्चन का जो है 1 लाइनर बना है PDF, और ये समझ लीजिए कि कम समय में आपको ज़्यादा क्वेश्चन जो है देखने को मिल सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि पदासीन राष्ट्रपति की पदावधि की समाप्ति से भिन्न किसी कारण से उत्पन्न होने वाले रिक्त की दशा में रिक्त भरने के लिए निर्वाचन आवश्यक हो जाना चाहिए। तो रिक्त होने की तिथि से 6 माह के भीतर राष्ट्रपति की पदावधि जो है पद को भरा जाना आवश्यक है। और अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं। अगला पॉइंट कह रहा है कि जब राष्ट्रपति मृत्यु, त्यागपत्र, पदच्युत या अन्य कारणों से अपने कर्तव्यों को नहीं निभा सकता है तो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है। कितने दिनों तक? 6 महीने तक कर सकता है। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि यदि भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए और कोई उपराष्ट्रपति भी न हो तब कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन होगा? तो तब कार्यवाहक जो राष्ट्रपति होंगे वो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश होंगे। ध्यान रखिएगा, यदि राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाता है और उपराष्ट्रपति भी नहीं है तब कार्यवाहक जो राष्ट्रपति होंगे वो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश होंगे। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि भारत का जो कार्यपालिका अध्यक्ष होता है वो कौन होता है? तो भारत का जो कार्यपालिका अध्यक्ष है वो दोस्तों राष्ट्रपति होता है। नेक्स्ट है संघ की कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति में निहित हैं। तो जो संघ की कार्यपालिका शक्तियां होती हैं वो राष्ट्रपति में निहित होती हैं अनुच्छेद 53 के अंतर्गत। अनुच्छेद 53 के अंतर्गत
संघ की कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होती हैं। और अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं जो कि कथन और कारण पर आधारित है। कथन कह रहा है कि संघ की कार्यपालिका शक्तियां भारत के राष्ट्रपति में निहित हैं, एकदम सही है। कारण आर कह रहा है कि कार्यपालिका शक्तियां सरकार का व्यवसाय चलाने से संबंधित हैं, तो ए भी सत्य है, अर्थात ए और आर दोनों सही हैं, किंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। और नेक्स्ट पॉइंट, सही कथन आपको छांटना है, और ऑलरेडी सही कथन दिया हुआ करा प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, और प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद के प्रधान होते हैं। यह आवश्यक नहीं कि नियुक्ति के समय प्रधानमंत्री संसद के किसी भी सदन का सदस्य हो, तो ये सही कथन है। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि भारतीय गणतंत्र का जो प्रमुख होता है वो कौन होता है, तो भारतीय गणतंत्र का जो प्रमुख होता है वो दोस्तों भारत का राष्ट्रपति होता है। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि राष्ट्रपति को कोई भी मामला मंत्रिपरिषद द्वारा पुनर्विचार किए जाने के लिए वापस भेजने का जो अधिकार है वह दिया गया है, तो यह अधिकार दिया गया 44वां संविधान संशोधन के द्वारा राष्ट्रपति को अधिकार दिया गया है। अगला पॉइंट कह रहा है कि राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकते हैं। राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकते हैं केंद्रीय मंत्रिमंडल की अनुशंसा पर। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि अनुच्छेद 108 के अंतर्गत लोकसभा राज्यसभा की जो संयुक्त बैठक आहूत की जाती है, ये राष्ट्रपति के द्वारा आहूत की जाती है। यानी लोकसभा और राज्यसभा की जो संयुक्त बैठक है ये राष्ट्रपति के द्वारा आहूत की जाती है, और किस अनुच्छेद के अंतर्गत, तो ध्यान रखिएगा अनुच्छेद 108 के अंतर्गत। अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं, और अगला पॉइंट कह रहा है कि भारत के राष्ट्रपति से संबंधित जो कथन सही हैं कौन कौन से हैं। कह रहा वह संसद का एक संघटक भाग है, वह प्रत्येक जो है प्रत्येक वर्ष दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करता है, तो ये सही है। वह किन्हीं परिस्थितियों में अध्यादेश लागू कर सकता है, ये भी सही है। ये कथन दोस्तों सही है। और अगला पॉइंट कह रहा है कि भारत के राष्ट्रपति ने जिस एकमात्र मामले में अपने वीटो की शक्ति का प्रयोग किया था वह क्या था, तो वो था भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक। भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक के मामले में राष्ट्रपति ने अपने वीटो की शक्ति का प्रयोग किया था। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि एक राष्ट्रपति ने एक शक्ति का जो है प्रयोग किया था जिसे संवैधानिक शब्दावली में जेबी निषेधाधिकार कहा जाता है। वो कौन थे, वो थे ज्ञानी जैल सिंह थे। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किसी बिल पर अपनी स्वीकृति रोक सकता है, ये अनुच्छेद 3 के अंतर्गत रोक सकता है। अगला पॉइंट कह रहा है कि जब कोई विधेयक संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित कर दिया गया हो तो उस विधेयक पर अनुमति रोकने का जो अधिकार है वह प्राप्त है। वो किसको प्राप्त है, राष्ट्रपति को प्राप्त है। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि राष्ट्रपति की स्वविवेकी जो शक्तियां हैं वो कौन सी हैं, तो राष्ट्रपति की जो स्वविवेकी शक्तियां हैं वह दोस्तों राष्ट्रपति की जो स्वविवेकी शक्तियां हैं वो हैं विधेयक को आपत्तियों सहित वापस भेजना और विधेयक को रोक कर रखना तथा संसद को संदेश भेजना। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि राष्ट्रपति के लिए मंत्रिपरिषद से सलाह लेना आवश्यक नहीं है, तो ये किसके संबंध में आवश्यक नहीं है, विधेयकों पर स्वीकृति देने के संबंध में आवश्यक नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं। अगला पॉइंट कह रहा है कि जब केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वर्ष 2002 में चुनावी सुधारों पर अध्यादेश में बिना किसी बदलाव के उसे राष्ट्रपति को वापस भेजा, तब राष्ट्रपति ने उसे अपनी सहमति दी थी, तो ये सहमति दी थी अनुच्छेद 123 के अंतर्गत। और अगला पॉइंट कह रहा है जो कि कथन और कारण पर आधारित कथन, ये कह रहा है कि राष्ट्रपति संसद का भाग है, ये सही है। दूसरा कह रहा है कारण कि संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक बिना राष्ट्रपति की स्वीकृति के कानून नहीं बन सकता, ये भी सही है। अर्थात कथन और कारण दोनों सही हैं और RA का सही स्पष्टीकरण भी है। नेक्स्ट पॉइंट, अगला पॉइंट कह रहा है कि कथन और कारण पर भी एक क्वेश्चन आधारित है। कह रहा है रक्षा बलों का जो सर्वोच्च कमांडर होता है वो राष्ट्रपति में निहित है, ये सही है।
कारण आर कह रहा है कि प्रधान सेनापति की हैसियत से राष्ट्रपति की शक्तियां विधायी नियंत्रण से स्वतंत्र हैं, ये भी सही है। अर्थात कथन और जो है विधायी नियंत्रण से स्वतंत्र, ये गलत है। कारण गलत है, कथन सही है और कारण दोस्तों गलत है। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं कि बिहार, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के जो पहले राष्ट्रपति थे वो कहाँ से थे? बिहार से थे। और स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि भारत के चौथे राष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के चौथे राष्ट्रपति श्री बीबी गिरी थे। अगला पॉइंट कह रहा है कि 2 अवध के लिए भारत के जो राष्ट्रपति थे वो कौन थे? तो 2 अवधियों के लिए भारत के जो राष्ट्रपति थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रपति के सर्वसम्मत से चुने जाने का अभी तक एकमात्र जो उदाहरण है वो दोस्तों है नीलम संजीव रेड्डी। अब तक का यानी भारतीय राष्ट्रपति के सर्वसम्मत से चुने जाने का अभी तक जो एकमात्र उदाहरण है वो नीलम संजीव रेड्डी जी हैं। और अगला कह रहा है कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से के साथ जो है मैच करना है। एक तरफ सूची फर्स्ट है, एक तरफ सूची सेकंड है। सूची फर्स्ट में राष्ट्रपति दिया है, सूची सेकंड में अवध दिया हुआ है, तो ये सही दोस्तों मैचिंग है। जैसे फखरुद्दीन अली अहमद ने 1974 से 1977 तक राष्ट्रपति रहे। एन संजीव रेड्डी जो राष्ट्रपति थे 1977 से 1982 तक राष्ट्रपति थे। और डॉक्टर जाकिर हुसैन जो राष्ट्रपति थे 1967 से 1969 तक थे। बीबी गिरी जो राष्ट्रपति के पद पर आसीन है 1969 से 1974 तक ये राष्ट्रपति के पद पर आसीन थे। अगला पॉइंट कह रहा है कि राष्ट्रपति होने से पूर्व भारत के उपराष्ट्रपति पद पर आसीन नहीं थे। कौन नहीं थे? तो ये दोस्तों नीलम संजीव रेड्डी थे, जो कि राष्ट्रपति होने से पूर्व ये उपराष्ट्रपति नहीं थे। अगला पॉइंट कह रहा है कि भारत के राष्ट्रपतियों में से दार्शनिक राजा अथवा दार्शनिक शासक के रूप में जाना जाता है, ये किसे जाना जाता है? ये दोस्तों जाना जाता है डॉक्टर राधाकृष्णन को। और नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि भारत के राष्ट्रपतियों में से ट्रेड यूनियन आंदोलन से जो संबंध रहे हैं वो कौन रहे हैं? तो भारत के राष्ट्रपतियों में जो ट्रेड यूनियन आंदोलन से संबंधित थे वो थे बीबी गिरी जी। नेक्स्ट पॉइंट करा कि भारत के राष्ट्रपति को मिसाइल मैन की संज्ञा दी जाती है। तो भारत के राष्ट्रपति को मिसाइल मैन की संज्ञा किसे दी जाती है? ये दी जाती है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा कि भारत के मुख्य न्यायाधीशों में से एक ने राष्ट्रपति के रूप में भी कार्य किया है, और वो कौन थे? वो दोस्तों थे जस्टिस M हिदायतुल्लाह। जस्टिस M हिदायतुल्लाह ने मुख्य न्यायाधीश होते हुए राष्ट्रपति का भी कार्यभार देखा था। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा कि कथन सत्य है। क्या कथन सत्य है? कि राष्ट्रपति पद के लिए प्रत्याशी की आयु कम से कम 35 वर्ष की होनी चाहिए। तो ये तो राष्ट्रपति की योग्यता के बारे में बता रहा है। दूसरा, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति बनता है, और भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। ये तीनों कथन सही हैं। अगला कह रहा है कथन अपने कार्यकाल के दौरान भारत के राष्ट्रपति के विरुद्ध किसी भी न्यायालय में मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है। यानी यदि कार्यकाल में है राष्ट्रपति तो राष्ट्रपति के विरुद्ध किसी भी न्यायालय में मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है। कारण आर कह रहा है कि राष्ट्रपति का पद संविधान के ऊपर होता है। तो कथन सही है, परंतु कारण जो है गलत है। अर्थात कथन सही है और कारण गलत है। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि श्रीमती प्रतिभा पाटिल का भारतीय गणतंत्र के राष्ट्रपति के रूप में जो इन्होंने काम किया वो कौन से क्रम की ये राष्ट्रपति थी? तो ये 12वें नंबर की राष्ट्रपति चुनी गई थी श्रीमती प्रतिभा पाटिल। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है और बाद में अधिनियम बन जाता है, जब राष्ट्रपति अपनी सहमति दे देता है तब वो अधिनियम या कानून बन जाता है। और आगे पॉइंट हम लोग देखते हैं। अगला पॉइंट कह रहा है कि किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित घोषित करने का जो संवैधानिक
अधिकार है वो किसके पास होता है? ये दोस्तों राष्ट्रपति के पास होता है। किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का जो संवैधानिक अधिकार है वो केवल और केवल राष्ट्रपति के पास है। वह राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है परंतु राष्ट्र का नेतृत्व नहीं करता है। यह उक्ति लागू होती है किस पे? राष्ट्रपति पे। राष्ट्रपति राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है परंतु राष्ट्र का नेतृत्व नहीं करता है, जबकि राष्ट्र का जो नेतृत्व होता है वो भारत का प्रधानमंत्री करता है। अगला पॉइंट कह रहा है कि भारत के पूर्व राष्ट्रपतियों में बिहार का राज्यपाल रह चुके हैं। कौन रह चुके हैं? डॉक्टर जाकिर हुसैन। वर्तमान राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद भी जो है ये भारत के राष्ट्रपति रहे हैं, पूर्व राष्ट्रपति, जो कि ये बिहार राज्य से के राज्यपाल भी रह चुके हैं। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि राष्ट्रपति भवन को डिजाइन किया गया था। ये डिजाइन किया गया था एडविन लुटियंस के द्वारा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे दोस्तों, और इसमें हम लोग फैक्ट्स के साथ साथ राष्ट्रपति के बारे में जितने भी फैक्ट्स थे हम लोगों ने देखा। अब हम लोग देखते हैं उपराष्ट्रपति के बारे में, और ये सारे फैक्ट्स दोस्तों पूछे गए हैं। उपराष्ट्रपति में कह रहा है कि भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक गण द्वारा किया जाता है, जिसके जो सदस्य होते हैं संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य होते हैं, अर्थात लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य होते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कथन और कारण पर आधारित क्वेश्चन है। कह रहा कथन कह रहा है कि कोई व्यक्ति उपराष्ट्रपति निर्वाचित होने का पात्र तभी होगा जब वह राज्यसभा का सदस्य होने के लिए अहरित होगा। दूसरा कारण आर कह रहा है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। उपयुक्त वक्तव्यों के परिप्रेक्ष्य में जो सही उत्तर है तो दोनों ए और आर सत्य हैं तथा आर ए का एक वान स्पष्टीकरण भी सही है। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं कि उपराष्ट्रपति से संबंधित जो सही कथन है क्या है? किसी राज्य की विधायिका का सदस्य इस पद के लिए उम्मीदवार हो सकता है। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल उतना ही होता है जितना कि राष्ट्रपति का होता है, अर्थात 5 वर्ष। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि भारत के उपराष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वह लोकसभा और राज्यसभा के सांसदों द्वारा सीधे चुनाव से संपन्न होता है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। और आगे हम लोग पॉइंट देखते हैं कि भारत का जो उपराष्ट्रपति है, पहला है कि भारत का द्वितीय उच्चतम प्रतिष्ठित पदाधिकारी होता है। पहला राष्ट्रपति, दूसरा जो उच्चतम प्रतिष्ठित पदाधिकारी होता है वो उपराष्ट्रपति होता है। दूसरा पॉइंट कह रहा है और इसके पास पद से संबंधित कोई औपचारिक कार्य या दायित्व नहीं है। तीसरा पॉइंट कह रहा है कि राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उनके कार्यों का निर्वहन करने का जो उत्तरदायित्व उपराष्ट्रपति का होता है। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि राष्ट्रपति की पद त्याग, अपदस्थीकरण अथवा मृत्यु के चलते राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है। और अगला पॉइंट कह रहा है कि उपराष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है, किसके द्वारा? यानी राज्यसभा के प्रस्ताव के द्वारा। राज्यसभा के प्रस्ताव पास होने के बाद उपराष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने से संबंधित प्रस्ताव प्रस्तुत किया जा सकता है। ये कहाँ पर प्रस्तुत किया जाता है? ये दोस्तों राज्यसभा में प्रस्तुत किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि राज्यसभा का जो सभापति होता है वो कौन होता है? तो राज्यसभा का जो सभापति होता है वो उपराष्ट्रपति होता है। अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं, और अगला पॉइंट कह रहा है कि एक की अध्यक्षता में ऐसे के द्वारा होती है जो उसका सदस्य नहीं होता है, तो ये होता है राज्यसभा। राज्यसभा का जो है सदस्य ना होते हुए भी उसका अध्यक्ष होता है और वो होता है उपराष्ट्रपति। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि दोनों महानुभाव उपराष्ट्रपति बनने से पूर्व राजदूत अथवा उच्चायुक्त के पद पर रहे, तो ये कौन थे? तो ये थे डॉक्टर एस राधाकृष्णन और बीबी गिरी जी। एस राधाकृष्णन और बीबी गिरी जी थे। और नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि मोहम्मद अंसारी का भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में जो क्रमांक है वो कौन सा है? तो मोहम्मद अंसारी भारत के जो उपराष्ट्रपति के रूप में रहे, ये 12वें नंबर के उपराष्ट्रपति रहे। तो दोस्तों ये कुछ फैक्ट्स थे राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से रिलेटेड, जो कि अति महत्वपूर्ण हैं और ये सब पूछे गए क्वेश्चन हैं। तो आशा करता हूं कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। यदि पसंद आई है तो दोस्तों लाइक कीजिएगा और अपने मित्रों के साथ शेयर जरूर करिएगा, तथा चैनल पे पहले बार हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए।